हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के होम साइंस का इकाई 3 मुद्रा प्रबंधन एवं उपभोक्ता शिक्षा, इसके अंतर्गत जो तीसरा पाठ दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण तथा शिक्षा, इसका अध्ययन कर रहे हैं। उपभोक्ता उपभोक्ता वह इंसान हम सब हैं जो किसी भी चीज को खरीदते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। जैसे हम अनाज क्यों खरीदते हैं? भोजन के लिए। वस्त्र क्यों खरीदते हैं? पहनने के लिए। इसका मतलब हुआ कि उपभोक्ता वह इंसान होता है, वह व्यक्ति होता है जो उपभोग के यथार्थ आशय को समझकर उपभोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक उपभोक्ता ही होता है। हम हर रोज कुछ न कुछ खरीदते हैं। जैसे कभी हम सब्जियां खरीदते हैं, कभी फल खरीदते हैं, कभी वस्त्र खरीदते हैं, कभी घर का सामान, किताब और भी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। और हम अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे यदि हमें सब्जी खरीदना हो तो हमें सब्जी वाले के पास जाना होता है। दूध खरीदते हैं तो हमें दूध वाले के पास जाना होता है। कपड़े खरीदते हैं तो हमें कपड़े बेचने वाले कपड़े दुकान में जाना होता है। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने जो खरीदारी की, हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, हमें वो सही नहीं लगता है। जैसे कभी ऐड देखकर हमने बेडशीट खरीद लिया, लेकिन जब हम उसे घर लेकर आते हैं तो उसकी क्वालिटी हमें सही नहीं लगती है, वो हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं होता है, उस खरीदारी से हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम अपनी समस्याओं को सामने वाले तक कैसे पहुंचाएं, इन सब के लिए उपभोक्ता संरक्षण और शिक्षा बहुत ही जरूरी होता है। तो आज हम जिस पाठ के बारे में पढ़ेंगे वो उपभोक्ता संरक्षण और शिक्षा ही है। उपभोक्ता क्या है? एक व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करता है, वह क्या है? उपभोक्ता है। हम सभी अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई तरह की वस्तुएं या सेवाएं खरीदते हैं। इसलिए हर मानव एक प्राकृतिक उपभोक्ता होता है। हम सब एक उपभोक्ता है। जैसे आप छात्र हैं, आप स्कूल, शिक्षक, स्कूल बस की सेवाएं लेते हैं। एक टीचर जब आपको पढ़ाता है तो वो ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चॉक का प्रयोग करता है, चॉक का उपभोग करता है। तो इस तरह हमें अपने चारों तरफ उपभोक्ता नजर आएंगे। और परिवार के जिस सदस्य को उपभोग की अलग अलग वस्तुएं तथा सेवाओं का बाजार में उपलब्ध अलग अलग प्रकार में से अच्छा प्रकार चुनकर लाना होता है, उस सदस्य का महत्व एक उपभोक्ता के रूप में हमारे नजर में बहुत ही बढ़ जाता है। ऐसा हम सब ने महसूस किया होगा। आजकल बाजार में अलग अलग वस्तुएं अलग अलग किस्मों, प्रकृति, स्तर और मूल्यों पर उपलब्ध हो रही है। ऐसे में हमें अपने मौद्रिक आय का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए परिवार के जो भी सदस्य हैं सभी को अपनी मानवीय साधन मतलब बुद्धि, शक्ति, समय आदि का उपयोग करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं हम अपने पैसों को भी बचाएंगे और साथ ही साथ शुद्ध और अच्छी वस्तुओं का उपभोग भी कर पाएंगे। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का क्या महत्व होता है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो सुरक्षा के साथ सही विकल्प और विवेकपूर्ण खरीद करने में मदद करता है। कौन? उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। इसके बाद यह मानकीकरण और उनके निर्माण के विभिन्न मानकों के बारे में भी ज्ञान प्रदान करता है। इससे हमें सरकारी कृतियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। उपभोक्ता को अपने धन का उचित उपयोग करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए भी यह हमारी मदद करता है। जीवन का एक बेहतर स्तर करने में भी उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण हमारी मदद करता है।
तो यह तो था उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के बारे में परिचय और कुछ बेसिक बातें। अब आइए अपने बुक की तरफ चलते हैं। बुक में सबसे पहले परिचय दिया गया है, उसके बाद उपभोक्ता का अर्थ दिया गया है, उसके बाद उपभोक्ता की समस्याएं, उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता के अधिकार, प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु उपभोक्ता को प्राप्त सहायता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम, उपभोक्ता के दायित्व, उपभोक्ता शिक्षा और उसके बाद अभ्यास कार्य दिया गया है। तो आइए अब अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता का अर्थ। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो उपभोग के यथार्थ आशय को समझकर उपभोग करता है। यह कथन प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। तो अगर हमसे यह पूछा जाए कि प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोक्ता क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो उपभोग के यथार्थ आशय को समझकर उपभोग करता है। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं, सेवाओं को खरीदता है, वह उनका उपभोग करता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता ही हैं। इसके बाद आता है उपभोक्ता की समस्याएं। उपभोक्ता की क्या क्या समस्याएं हैं, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हम सभी उपभोक्ता को झेलनी पड़ती है। तो उपभोक्ताओं को प्रायः विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे अस्थिर कीमतों को लेकर दुकानदारों द्वारा अपनाई गई अनीतियों तक। अतः यह उपभोक्ता के हक में है कि वे इन सभी समस्याओं को जानें, समझें और ठगे जाने से बचने के लिए इनके निदान भी जानें। उपभोक्ता की कुछ समस्याएं निम्नलिखित हैं। बुक में जो समस्या दी गई है उसमें 6 समस्याओं का वर्णन है। उपभोक्ता के 6 समस्याओं का वर्णन किया गया है। आइए हम एक एक करके इन समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं। इन समस्याओं में सबसे पहली समस्या है वस्तुओं में मिलावट। दूसरी समस्या दी गई है वस्तुओं पर अपूर्ण लेबल। तीसरा है दोषपूर्ण माप व तौल के साधन। चौथा है बाजार में घटिया किस्म की वस्तुओं की उपलब्धति। पांचवा है बाजार में नकली वस्तुओं की भरमार। और छठा दिया गया है भ्रामक व असत्य विज्ञापन। तो पहला जो समस्या है वस्तुओं में मिलावट, आइए इसे समझते हैं। वर्तमान समय में वस्तुओं की कम उपलब्धता तथा तीव्र गति से बढ़ती महंगाई के कारण भोज्य पदार्थों में मिलावट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मिलावट चाहे अधिक मुनाफाखोरी के कारण हो गई हो या असावधानी के कारण अनजाने में हो गई हो, यह मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। आज मिलावट की समस्या से सभी जूझ रहे हैं। उपभोक्ता द्वारा प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी खाद्य सामग्रियों में मिलावट का उपयोग किया जा रहा है। उपभोक्ता अपनी लापरवाही, अज्ञानता तथा पसंद के कारण कई बार धोखा खा जाते हैं। अधिकांश उपभोक्ता अच्छे रंगों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो कुछ उपभोक्ता सुंदर पैकिंग को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। व्यापारी उपभोक्ता की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। सस्ती मिठाइयों तथा खाद्य में सस्ते नुकसानदायक रंग डालकर और उनमें विभिन्नताएं लाकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इससे उपभोक्ता को आर्थिक हानि के साथ साथ स्वास्थ्य भी बुरा होता है, स्वास्थ्य पर भी बुरा असर होता है। इसका मतलब हुआ कि आज हम सभी मिलावट की परेशानी से जूझ रहे हैं। दूध में जल, घी में वनस्पति घी या चर्बी, महंगे अनाजों में सस्ते व घटिया अनाज आदि के मिश्रण को साधारणतः मिलावट या अपमिश्रण कहते हैं। हम सभी अपनी लापरवाही, अज्ञानता, पसंद और कुछ आकर्षण के कारण हमेशा धोखा खा जाते हैं। इससे हमें आर्थिक हानि के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यह था उपभोक्ता के सामने आने वाली पहली समस्या। अब आता है दूसरी समस्या। तो जो दूसरी समस्या है वह है
दोषपूर्ण माप व तौल के साधन। उत्पादक दोषपूर्ण माप व तौल के साधनों का प्रयोग करके उपभोक्ता को धोखा देते हैं। कैसे धोखा देते हैं? जैसे खाद्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं को डिब्बा सहित तौलकर बेचना एक आम बात हो गई है यह, जिससे उपभोक्ता को वह वस्तु हमेशा कम मात्रा में मिलती है। आप सबने भी इस बात को ध्यान दिया होगा। उसके बाद उत्पादक प्रायः मानक तौलने वाले बाटों और मानक मापने वाले बर्तनों का प्रयोग करते हैं। कई बार मापने वाले बर्तनों के तल को ऊपर की ओर उठा दिया जाता है, जिससे जो वस्तु हम उसमें तौलते हैं वह कम मात्रा में आती है। इसी तरह पैकिंग पदार्थों के डिब्बे तथा शीशियों के आकार ऐसे होते हैं जो उपभोक्ता के उसके भार और नाप का सही अनुमान नहीं लगाने देते और भ्रम उत्पन्न करते हैं। जैसे शीशियों के मोटे तल, मोटे कांच की शीशियां, लंबी पतली आकार वाली शीशियां आदि। फिर आता है दुकानदार अक्सर हाथ वाले तराजू का उपयोग करते हैं और तराजू की डंडी सुई ठीक से नहीं रखते हैं तथा तौलते समय अंगूठा लगाकर कम तौलते हैं। दोषयुक्त तौल व माप के साधनों के उपयोग को रोकने के लिए अप्रैल 1955 ईस्वी में भारतीय संसद में मानक माप व तौल हेतु मीट्रिक पद्धति तथा दशमलव प्रणाली को देश भर में अपनाने का प्रस्ताव रखा और सन 1956 ईस्वी में मानक माप व तौल अधिनियम पारित किया गया। फिर अप्रैल 1962 में यह मीट्रिक पद्धति तथा दशमलव प्रणाली संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई। इसमें याद करने योग्य बात यह है कि भारतीय संसद में मानक माप व तौल हेतु मीट्रिक पद्धति तथा दशमलव प्रणाली को इसका प्रस्ताव कब रखा गया? तो अप्रैल 1955 में। और मानक माप व तौल अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। तथा मीट्रिक पद्धति और दशमलव प्रणाली संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? 1962 में। हम सबने ये अनुभव किया होगा कि जब हम दुकान पर कुछ सामान लेने जाते हैं, कुछ सामान की खरीदारी करने जाते हैं, तो इस प्रकार के धोखे हमारे सामने अक्सर होते हैं और हम जब इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे मिठाई लेते वक्त दुकानदार जो है वह हमें डब्बा के साथ मिठाई को तौलकर देता है। हमें इस बात के लिए दुकानदार को समझाना चाहिए। इसी तरह आजकल जो पैकिंग वाले वस्तुएं आती है उसमें भी हमें नुकसान झेलना पड़ता है। उसकी पैकिंग ऐसी होती है जिसमें हमें जो वस्तु उसमें है वह हमेशा कम मात्रा में मिलती है। इन सब बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए जो ये नियम है माप और तौल की मीट्रिक पद्धति, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो माप और तौल की जो मीट्रिक पद्धति है उसमें निम्नलिखित इकाइयां हैं। क्या क्या है? पहली है नाप की इकाई, जिसे हम मीटर में नापते हैं। फिर दूसरा है तौल की इकाई, इसे हम ग्राम में नापते हैं। फिर आता है द्रव्य नापने की इकाई, जो कि होता है लीटर में। इन तीनों प्रकार की इकाइयों का विवरण निम्नलिखित है। इन तीनों प्रकार की इकाइयों के बारे में जानते हैं। पहला होता है नाप की इकाई, जिसे हम मीटर में नापते हैं। तो इसका विवरण इस प्रकार है। 10 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। उसी तरह 10 मीटर बराबर होगा 1 डेकामीटर और 10 डेकामीटर बराबर होगा 1 हेक्टामीटर के और 10 हेक्टामीटर बराबर होगा 1 किलोमीटर के। तो यह हुआ नाप की इकाइयाँ। इसके बाद आता है तौल की इकाइयाँ। अब इसका विवरण क्या है? तो 10 मिलीग्राम बराबर होता है 1 सेंटीग्राम। 10 सेंटीग्राम बराबर होता है 1 डेसीग्राम
और 10 देसी ग्राम बराबर होता है 1 ग्राम। फिर 10 ग्राम बराबर होता है 1 डेकाग्राम के, और 10 डेकाग्राम बराबर होता है 1 हेक्टाग्राम, और 10 हेक्टोग्राम बराबर होगा 1 किलोग्राम का। यह हुआ तौल की इकाइयां। इसके बाद आता है द्रव्यों को मापने की इकाइयां, जो कि लीटर में होता है। अब इसका विवरण क्या है? 10 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीलीटर। 10 सेंटीलीटर बराबर होता है 1 डेसीलीटर। 10 डेसीलीटर बराबर होगा 1 लीटर, और इसी तरह 10 लीटर बराबर होगा 1 डेकालीटर। 10 डेकालीटर बराबर होगा 1 हेक्टोलीटर के, और 10 हेक्टोलीटर बराबर होगा 1 किलोलीटर के। यह हुआ द्रव्यों के मापने की इकाइयां। तो इस तरह अभी हमने नाप की इकाइयां, तौल की इकाइयां और द्रव्यों को मापने की इकाइयों के बारे में पढ़ा। मीट्रिक पद्धति तथा दशमलव प्रणाली अपनाने के लिए मानक तौल व माप अधिनियम 1976 एक्ट को पारित किया गया। इसके साथ ही साथ 1977 में डिब्बाबंद वस्तुओं की खरीदारी तथा डिब्बाबंद संबंधी नियम भी निर्धारित किए गए। तो यह था उपभोक्ता की समस्या की दूसरी समस्या। उसके बाद आता है उपभोक्ता की तीसरी समस्या, वह है वस्तुओं पर अपूर्ण लेबल। एक अच्छा लेबल वह है जो उपभोक्ता को उस पदार्थ के विषय में सरल भाषा में उचित जानकारी दे, सही जानकारी दे। लेबल का प्रमुख उद्देश्य ही उपभोक्ता को उसके द्वारा खरीदे गए पदार्थ के विषय में पूरी जानकारी देना है, क्योंकि उपभोक्ता पदार्थ के विषय में जानने के लिए केवल लेबल पर ही निर्भर रहता है। अतः लेबल को उस पदार्थ की सही तस्वीर प्रस्तुत करना चाहिए। प्रायः उत्पादक अपूर्ण लेबल लगाकर उपभोक्ताओं को धोखा देने का प्रयास करते हैं, जिससे उपभोक्ता भ्रमित होकर गलत वस्तु खरीद लेता है। हमें हमेशा किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उस पर लगे लेबल को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए, जिससे हमें यह पता चलेगा कि उस वस्तु को बनाने में कौन कौन सा पदार्थ यूज हुआ है, किस किस चीजों का यूज किया गया है, उसका बैच नंबर क्या है, उसके निर्माणकर्ता का नाम क्या है, प्रयोग विधि क्या है, प्रयोग अवधि और समाप्त होने की अवधि क्या है। इन सभी बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भारतीय मानक ब्यूरो ने एक अच्छे लेबल के निम्न गुण निर्धारित किए हैं। एक अच्छे लेबल के क्या क्या गुण हैं? इसमें पहला दिया गया है संरक्षित पदार्थ का नाम। उस लेबल पे पदार्थ का नाम लिखा होना चाहिए। दूसरा है इसे बनाने में प्रयोग किए गए भोज्य पदार्थों की सूची। उस लेबल पर यह भी लिखा होना चाहिए कि इस पदार्थ को बनाने में क्या क्या आइटम यूज हुए हैं। तीसरा है संरक्षित पदार्थ का भार या मात्रा। लेबल पर यह भी लिखा होना चाहिए कि यह पदार्थ कितना है, कितनी मात्रा में है। फिर है चौथा सुरक्षित पदार्थ का मूल्य। मूल्य भी उस पर अंकित होना चाहिए। पांचवा है प्रयोग किए गए परिरक्षकों, रंगों तथा सुगंधों के नाम। छठा है बैच नंबर अथवा कोड नंबर। सातवां है स्तर नियंत्रण संस्थान का नाम, जैसे एगमार्क, ISI, FPO आदि। उसके बाद उस देश का नाम जिसमें उत्पाद निर्मित किया गया हो, यह सब एक लेबल पर होना चाहिए। इसके बाद आता है निर्माणकर्ता का नाम व पता। फिर निर्माण करने की तिथि, किस डेट को वह निर्मित किया गया है। संरक्षित पदार्थ को संग्रह करने के निर्देश, और फिर प्रयोग अवधि अथवा खराब होने की आदेशित तिथि। यह सब जो है वह एक अच्छे लेबल में लिखा होता है। अपूर्ण लेबल वाली वस्तुएं उचित नहीं होती हैं। उपभोक्ता को ऐसी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए तथा अन्य परिचित व्यक्तियों को भी ऐसी वस्तुओं की खरीदारी से मना करना चाहिए। इन्हीं प्रचारों के बल पर
व्यापारी द्वारा अपूर्ण लेबल लगाकर धोखा देने की जो प्रवृत्ति है उस पर हम रोक लगा सकते हैं। इसके बाद जो उपभोक्ता की चौथी समस्या आती है वह है बाजार में घटिया किस्म की वस्तुओं का होना। आज महंगाई के कारण उपभोक्ताओं के पास क्रय शक्ति कम होती जा रही है। वहीं उत्पादनकर्ता अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, जिससे घटिया किस्म की वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होती जा रही है। ऊपर से यह वस्तुएं देखने में आकर्षक तथा अच्छी भी लगती है, लेकिन जब प्रयोग में लाई जाती है तब उपभोक्ता को इनकी घटिया किस्म का पता चलता है। इन घटिया किस्म की वस्तुओं की कीमत तथा उत्तम किस्म की वस्तुओं की कीमत में अंतर कम होता है, लेकिन इनकी गुणवत्ता में बहुत ज्यादा अंतर होता है, जो इन्हें प्रयोग में लाने के बाद ही पता चलता है। इन घटिया किस्म की वस्तुओं से बचने के लिए उपभोक्ताओं को क्या करना है? उपभोक्ता को चाहिए कि वह वस्तु खरीदने से पहले उसकी किस्म के विषय में जानकारी प्राप्त कर ले तथा सदैव विश्वसनीय दुकानों से ही सामान खरीदे। आज के दौर में हर व्यक्ति लाभ उठाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है, और वस्तुएं बनाने वाले जो हैं और व्यापारी लोग ये सब अपने फायदा के लिए क्या करते हैं? बाजार में घटिया किस्म की वस्तुओं को बेचना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो ये किसी ओरिजिनल वस्तु के जैसी ही दिखती है, लेकिन जब हम उस डुप्लीकेट वस्तु को, उस नकली वस्तु का उपयोग करते हैं तब हमें समझ आता है कि इसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया होती है। इससे बचने के लिए हमें उस वस्तु के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए और हमेशा किसी विश्वसनीय दुकान से ही सामान खरीदना चाहिए। इसके बाद जो उपभोक्ता की पांचवी समस्या है वह है बाजार में नकली वस्तुओं की भरमार। आजकल बाजार में नकली वस्तुओं की भरमार होती जा रही है। बाजार में प्रत्येक वस्तु की नकल उपलब्ध है, क्योंकि जो वस्तु अपने गुणों के कारण लोकप्रिय होती जाती है उसकी बिक्री भी बढ़ जाती है, जिससे प्रायः बाजार में उसकी कमी हो जाती है। इसका लाभ कुछ उत्पादनकर्ता वैसे ही नकली वस्तुएं बनाकर उठाते हैं। प्रायः असली और नकली वस्तुओं में बहुत कम अंतर होता है और उपभोक्ता के लिए इसकी जांच करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। नकली वस्तुओं की रोकथाम तभी हो सकती है जब उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न होगी, वह नकली वस्तुएं ना खरीदें, जिससे उत्पादनकर्ताओं को इन नकली वस्तुओं के लिए प्रोत्साहन ना मिले। अतः उपभोक्ताओं को सदैव विश्वसनीय दुकानों से ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए। इसके लिए उपभोक्ता को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह वस्तुओं की खाली पैकिंग न बेचे ना ही फेंके, जिससे इस पैकिंग में दोबारा नकली माल डालकर दुकानदार बेच ना सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक असली तथा नकली पैकिंग में थोड़ा अंतर होता है। जैसे डाबर आंवला तेल की नकली पैकिंग वही रंग रूप की होती है, लेकिन बहुत छोटे अक्षरों में डाबर के स्थान पे दरबार लिखा होता है। इसी प्रकार मॉर्टिन की असली पैकिंग में मच्छर का चित्र सीधा होता है, जबकि नकली पैकिंग जो होती है उसमें उल्टा मच्छर बना होता है। ये अंतर बहुत सूक्ष्म होते हैं, उपभोक्ता इन पर ध्यान नहीं देते हैं। पैकिंग के रंग रूप की समानता के आधार पर वह वस्तुएं खरीद लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। हम सब नकली वस्तुओं के बारे में जानते ही हैं। उत्पादनकर्ता जो है, जो उत्पाद को बनाते हैं, वे अपने फायदे के लिए नकली वस्तुएं बनाने लगते हैं और हमारे लिए यह जान पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सामान असली है और कौन सा नकली है। लेकिन जब हम थोड़ा ध्यान देना शुरू कर देंगे तो हम देखते हैं कि दोनों के पैकिंग में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो थोड़ा जागरूक होने पर हम नकली माल की खरीदारी से बच सकते हैं। इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। इसके बाद आता है उपभोक्ता की अगली समस्या, वह है भ्रामक व असत्य विज्ञापन।
उत्पादनकर्ता अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञापन देते हैं। वर्तमान समय में वस्तु की गुणवत्ता को उतना ध्यान या बजट नहीं दिया जा रहा है जितना उसकी विज्ञापन पे दिया जा रहा है। विज्ञापन का महत्व तब और बढ़ जाता है जब एक ही प्रकार की वस्तु विभिन्न उत्पादनकर्ताओं के द्वारा निर्मित की जाती है और प्रत्येक उत्पादनकर्ता अपने उत्पादन की बिक्री बढ़ाने के लिए भ्रामक विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। एक उत्तम विज्ञापन वह है जो उत्पादन का प्रचार करे तथा उसके विषय में उचित जानकारी प्रदान करे। तो एक उत्तम विज्ञापन क्या है? एक उत्तम विज्ञापन वह होता है जो वस्तु के बारे में हमें सही जानकारी प्रदान कराए। विज्ञापन एक ऐसा साधन है जिसका उपभोक्ताओं पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, अतः उत्पादनकर्ता अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विज्ञापन में अपनी वस्तु के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। बाजार में उपलब्ध विभिन्न उत्पादों के विषय में जानकारी विज्ञापन के माध्यम से ही उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। तो विज्ञापन हमारे लिए लाभप्रद भी है, लेकिन उत्पादनकर्ता अपने फायदे के लिए विज्ञापन में जो वस्तु के गुण और क्वालिटी होती है उसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं के विषय में जानकारी रखनी चाहिए तथा उत्पादों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। यदि किसी वस्तु का उपभोग करने के बाद उपभोक्ता को यह लगे कि अब उस वस्तु के गुणों के विषय में अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो विज्ञापन विभाग को असत्य विज्ञापन की सूचना देनी चाहिए। जैसे यदि असत्य विज्ञापन रेडियो से प्रसारित हो तो विज्ञापन प्रसारण सेवा को सूचित करना चाहिए, तथा यदि पत्रिका में असत्य विज्ञापन छपा हो तो उसके कार्यालय को सूचित करना चाहिए। दोस्तों, आजकल विज्ञापन का युग है। हर छोटी मोटी चीजों पर विज्ञापन दिया जाता है। हमारे लिए यह जान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि विज्ञापन में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सही है या गलत, सच है या झूठ। हालांकि यह हमारे लिए फायदेमंद भी होता है, क्योंकि बाजार में जो भी नई चीजें आती हैं उसका पता हमें विज्ञापन से ही चलता है। लेकिन जो उत्पादनकर्ता होते हैं वे अपने फायदे के लिए उत्पादों का विज्ञापन बढ़ा चढ़ा कर देते हैं, कुछ सच और कुछ झूठ। यह हमारे लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा उपभोक्ता संरक्षण और शिक्षा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद हमने उपभोक्ता की समस्याओं के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 6 समस्या के बारे में पढ़ा है, जिसमें पहला था वस्तुओं में मिलावट, दूसरा था दोषपूर्ण माप व तौल के साधन, तीसरा था वस्तुओं पर अपूर्ण लेबल, चौथा था बाजार में घटिया किस्म की वस्तुओं का मिलना, बाजार में नकली वस्तुओं की भरमार, और फिर भ्रामक व असत्य विज्ञापन। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम उपभोक्ता के अधिकार और उपभोक्ता संरक्षण इसके बारे में अध्ययन करेंगे।